Good morning class. In this class I am going to start with the new topic, that is respiratory volume and capacity and human respiratory system both. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने प्रीवियस क्या पढ़ लिया है, पहले वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन वी प्रोसीड टू द टुडेज टॉपिक. तो ब्रीथिंग क्या है? सिंपली इट इज़ ए गैसियस एक्सचेंज और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंस्पायरेशन के थ्रू लंग्स में लाया जाता है, देन लंग्स से एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर दिया जाता है ना. ये प्रोसेस है क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि हमने रेस्पायरेशन में पढ़ा. रेस्पायरेशन या इससे पहले रेस्पायरेशन इन प्लांट्स और सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, जो एक एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे लिए, उस एनर्जी जो ग्लूकोज है या केमिकल ग्लूकोज, सबस्ट्रेट ग्लूकोज, इससे फाइनली एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, एक एक कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिलीज किया जाता है और जो बॉन्ड एनर्जी है उसे यूज किया जाएगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जो एज ए सेलुलर एनर्जी करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता है, के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना. ये एटीपी मिल कैसे रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उन्हें यूज़ कर लिया जाएगा एज ए इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन ना. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन करके और इन एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं. दीज कार्बन, जो कार्बन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है एक्चुअली में? कार्बन डाइऑक्साइड ना. सेल तो अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंबस्ट कर लेते हैं और सेल में, और इस कंबशन में जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं वही ब्रीथिंग के थ्रू इंस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं उसे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा नाउ लंग्स में, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस, देन ट्रांसपोर्ट होगा और ट्रांसपोर्ट फिर सेल में ये फ्यूज हो जाएंगे. तो यहाँ पे एल्वोलाई में, लंग्स की एल्वोलाई में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यहाँ पे डिफ्यूज किया जाता है ना, डिफ्यूज कर जाएंगे. फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन ब्लड वेसल, यहाँ पे फाइनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ब्लड वेसल्स. अब ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम है एक. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये डिफरेंट सेल्स में ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आरबीसी मॉलिक्यूल, आरबीसी कार्पसेल्स. आरबीसीज के थ्रू यहाँ पे ये ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल हैं और सेल ऑर्गेनेल हैं, यहाँ सेल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ये कैरी करेंगे और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है ऑक्सीजन का, देन ट्रांसपोर्ट कर देंगे. और यहाँ ये और हाई प्रेशर है इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे ये फाइनली फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से आरबीसी बाइंड कर देंगे. वही उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड वेसल में फिर से ये आरबीसी किसके साथ आ जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वोलाई में, देन एल्वोलाई से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे. तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होता है? लंग्स के थ्रू होता है और जो ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन सीधे रेस्पायर किया जा रहा है एंड एक्सपायर किया जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज एक्चुअली में हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंबशन से. ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंबशन करते हैं तो एक एक कार्बन को उनके ऑक्साइड फॉर्म में रिलीज आउट कर देते हैं. तो वही सेल से ये आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं और थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये एल्वोलाई तक, लंग्स के एल्वोलाई तक जाते हैं, देन एल्वोलाई से रिलीज आउट हो जाते हैं. तो इतना ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. देन वी प्रोसीड टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके बाद हम लोग वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिस्कस करेंगे. क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और वो फाइनली एंड कहाँ होता है, एनस के थ्रू एंड होता है, जहाँ से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को। वैसे ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हैं, देन नॉस्ट्रिल मूव कर जाते हैं और ओपन होते हैं इन नेजल चैम्बर, और फाइनली नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होंगे, इन कॉमन पार्ट दैट इज फेरिंग्स, जो फेरिंग्स कॉमन फूड ट्रैक का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी कॉमन एक जंक्शन है, तो वहाँ पे ओपन होते हैं जहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं। और एपिग्लॉटिस एक फ्लैप और एक कवरिंग होते हैं, सिंपली एक कार्टिलेजिनस के कैप होते हैं जो लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये लैरिंग्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड की एंट्री को इनहिबिट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक को फूड एंट्री से ना। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो लैरिंग्स फाइनली ओपन इनटू ट्रैकिया, और ट्रैकिया फिर फिफ्थ थोरेसिक रीजन पे डिवाइड कर जाते हैं, डिवाइड करके प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स और ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती हैं ना। ब्रोंकाई टर्शरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, अगेन डिवाइड होते जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो के माइन्यूट ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टिनरी ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है ना। ये फिर ये किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे, ये ब्रैंक्यूल्स एक सेल में, लंग सेल में, जिसे एल्वोलाई बोला जाता है। अब एल्वोलाई ये एक स्पेशलाइज सेल है। अब जो लंग्स हैं, इन्हें यहाँ पे क्या एल्वोलाई के अंदर कैरिड आउट होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर यही रेस्पिरेशन में सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होते हैं और सिंपल डिफ्यूजन टाइप का रेस्पिरेशन होता है, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे लंग के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है और एल्वोलाई यहाँ पे एल्वोलाई में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नाउ एक एक करके रेस्पिरेशन स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले जो नेजल और नॉस्ट्रिल से ओपनिंग स्टार्ट होता है। नाउ ओपन नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में प्रोसीड कर जाते हैं ना, मतलब ओपन हो जाते हैं। अब नेजल चैम्बर कहाँ पे ओपन होंगे, एक कॉमन जंक्शन जिसे फेरिंग्स बोला जाता है, जो कॉमन जंक्शन है इन बिटवीन फूड ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स अब कहाँ पे ओपन होंगे, फेरिंग्स में फ्लैप प्रेजेंट होगा। अब ये फ्लैप और एपिग्लॉटिस here this is oesophagus, thin tube oesophagus ना। oesophagus जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, oesophagus इसके साइड में जो यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, फाइनली वो कहाँ पे ओपन होंगे, इन लैरिंग्स रीजन। epiglottis then open into larynx।
larynx, open into larynx, also known as sound box because it produces sound. साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स में लैरिंग्स ओपन हो जाते हैं और लैरिंग्स कहाँ, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। नाउ लैरिंग्स कहाँ ओपन होंगे, इन ट्रैकिया, here it is larynx. अब now larynx open into trachea. ट्रैकिया, लैरिंग्स ओपन हो जाते हैं और ट्रैकिया किस चीज से सराउंडेड रहता है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं, एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिंग होते हैं जो इसके फोल्डिंग और मतलब कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग। नाउ इतने पोर्शन के बाद कार्टिलेजिनस रिंग, अब जैसे ही यहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक रीजन आता है, फिफ्थ थोरैसिक रीजन के पास ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। ना ट्रैकिया डिवाइड करके ये प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी डिवाइडेड एंड फॉर्म प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ पे भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। नाउ प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड करते हैं और फाइन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी ब्रैंकियोल्स। फाइनली जब ये मार्जिन पे पहुंचते हैं तो ये क्या थिन होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये एल्वोलाई का फॉर्मेशन करेंगे और सेकेंडरी ब्रैंकियोल्स एंड टर्शियरी bronchioles. Now quaternary bronchioles. क्वार्टिनरी ब्रॉन्क्यूल्स। अब नाउ इतने पोर्शन के बाद जब यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेंगे, मार्जिन पे एल्वोलाई का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ना पूरे लंग में ये कैसे, एल्वोलाई का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रैंकियोल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्वार्टिनरी ब्रैंकियोल्स, और मॉडिफाइड होके ये एल्वोलाई का फर्दर फॉर्मेशन यहाँ पे कर देंगे। तो एल्वोलाई का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। सिंपली यहाँ इस साइड में भी इसी तरीके से लंग का फॉर्मेशन होगा और लंग सराउंड, ये किससे सराउंड होंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन से। दीज आर सराउंडेड बाय टू प्लूरल मेम्ब्रेन।
एल्वोलाई, एल्वोलाई। नाउ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, जो लंग्स किससे सराउंडेड होंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन के से, एक प्रोटेक्टिव लेयर का ये फॉर्मेशन, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और दो प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, तो जो फ्रिक्शन को कम करते हैं और डिक्रीज करते हैं, और ये डैमेज ना हो तो इसलिए फ्रिक्शन से बचाते हैं। नाउ इन लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो अब ये जो लंग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि ट्रैकिया और ट्रैकिया, देन ब्रैंकियोल्स एंड लंग्स, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ तक का ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही फिफ्थ थोरेसिक रीजन आएगा वहाँ पे ये ट्रैकिया डिवाइड करके ब्रैंकियोल्स का फॉर्मेशन, ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई और ब्रैंकियोल्स, ब्रैंकियोल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडली टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी ब्रैंकियोल्स का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे ना। क्वार्टिनरी जो ब्रैंकियोल्स होंगे वो मॉडिफाइड एंड जो है उनका मॉडिफाइड हो जाएगा, और मॉडिफाइड होने के बाद एल्वोलाई का फॉर्मेशन ये कर देंगे। एल्वोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से, एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल के थ्रू यहाँ पे एंट्री होगी। नाउ नॉस्ट्रिल के बाद ऑइसोफेगस एंड नेजल चैम्बर, देन ऑइसोफेगस के बाद ये कहाँ एंटर कर जाएंगे, थ्रू एपिग्लॉटिस एक कवरिंग होती है, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये एयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, दैट इज कि यहाँ पे लैरिंग्स, देन ट्रैकिया विच इज कवर्ड बाय और पार्शियली कवर्ड बाय, मतलब यहाँ पे पार्शियल रिंग प्रेजेंट होते हैं या हाफ रिंग, इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसे कार्टिलेजिनस रिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक रीजन पे फिफ्थ थोरेसिक रीजन पे ये डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करते हैं, देन सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी ब्रैंक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो जब एंड पार्ट होता है क्वार्टरनरी ब्रैंक्यूल्स का, वो क्या करते हैं, एंड वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे एल्वोलाई भी बोला जाता है। एल्वोलाई में क्या होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करेंगे। फाइनली यहाँ पे जो प्राइमरी ब्रोंकाई देन ब्रैंकियोल्स में एयर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। नाउ यहाँ से देन एल्वोलाई में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे एयर, दैट मीन्स की ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फाइनली डिफ्यूज करेंगे। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सराउंड किए रहेंगे एल्वोलाई को, एल्वोलाई के आसपास। अब ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन एल्वोलाई से डिफ्यूज करके फाइनली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, देन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जहाँ पे बॉडी की डिफरेंट सेल में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, और जो कैरी करेंगे वो क्या है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके ये बॉडी के डिफरेंट सेल तक ट्रांसफर करने का फंक्शन करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये डिफरेंट सेल से क्या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो कैसे आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी पर प्रेशर यहाँ पे फंक्शन होते हैं। अगर हाई प्रेशर है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सेल विद इन सेल के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से बाइंड कर जाएंगे ना, आरबीसी फिर से वही ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस से एल्वोलाई तक आएंगे, और एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगा, और ये एक्सपायरेशन के थ्रू फिर से ये बाहर
निकाल दिए जाएंगे थ्रू नॉस्ट्रल। तो ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से पार्ट आएंगे, यहाँ पे नेजल, जहाँ पे रेस्पिरेशन ये सिर्फ कंडक्ट करते हैं, और नेजल चैम्बर क्या करेंगे, नॉस्ट्रिल से सबसे पहले एयर को इंस्पायरेशन के थ्रू अंदर लिया जाता है ना। जब नेजल चैम्बर में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, तब ये नेजल चैम्बर में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, तब इन्हें बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर बहुत गर्मी है तो हॉट कंडीशन है, इस समय क्या एयर का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर से जनरली हाई होगा, और अगर सर्दी का टाइम है और ठंड के टाइम बॉडी टेम्परेचर से जो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर होगा वो लो इन टेम्परेचर होगा। तो नेजल चैम्बर में क्या होता है, सिंपली उसके अपने उसे जो भी एयर है, जितने अमाउंट में एयर है, उसे अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या कर दिया जाएगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाएगा। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर के बराबर उसका जो टेम्परेचर है वो लाने के लिए वो इतने पाथ से होके गुजरते हैं। साथ में जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसे भी फिल्टर किया जाता है थ्रू जो नॉस्ट्रिल में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। हेयर के थ्रू यहाँ पे जो हेयर एंड म्यूकस के थ्रू जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनसे अपने अंदर वो ये स्टिक कर लेंगे डस्ट पार्टिकल को। अब फिर जब एयर फिल्टर हो जाएगी, अब फिल्टर होने के बाद ये फेरिंग्स, देन क्रॉस एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू प्राइमरी ब्रोंकाई एंड प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी ब्रैंकियोल। तो ये सभी क्या करेंगे, इतने पार्ट लैरिंग्स, देन प्राइमरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी, जितने भी ब्रैंकियोल सिस्टम है ये सभी क्या फंक्शन करेंगे एज ए, ये सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट की तरह फंक्शन करेंगे। तो दो पार्ट इसमें जनरली होते हैं, पहला ब्रैंक्यूल्स, नेजल, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ट्रैकिया देन ब्रैंक्यूल्स, ये सभी पार्ट क्या हैं, ये फंक्शन करते हैं एज ए कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट की तरह फंक्शन करते हैं ना। इसके बाद जब रेस्ट पार्ट है दैट इज एल्वोलाई सिर्फ बचा हुआ है, ये एल्वोलाई एज ए रेस्पिरेटरी पार्ट की तरह फंक्शन करेंगे, सिर्फ एल्वोलाई। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट की तरह फंक्शन करते हैं। तो इतने पार्ट हो गए, दो पार्ट, मतलब कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड इज रेस्पिरेटरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से आ गए, नेजल, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, देन ओपन इनटू फेरिंग्स एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस जो कवरिंग है, देन एयर एंटर इनटू larynx, larynx, then trachea, primary bronchioles or bronchi, then secondary bronchioles, tertiary and quaternary bronchioles, ये सभी क्या होंगे, कंडक्टिंग पार्ट। दैट मीन्स कि जो एयर को सिर्फ कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं और उनको रिलीज आउट करने का। देन नेक्स्ट इज जो एयर है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहेगा, उसको अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना, ये सभी काम कंडक्टिंग पार्ट के होंगे। जब इतने काम हो जाएंगे तब देन फाइनल जो एयर है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा एल्वोलाई, एल्वोलाई, जहाँ पे फाइनल रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ना। इतने जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एल्वोलाई के अंदर कैसे ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहे हैं ये डिस्कस कर ले रहे हैं। तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और डिफरेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे। डिफरेंट रेस्पिरेटरी फंक्शन ये कैसे करते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देन एल्वोलाई में मेम्ब्रेन यहाँ पे कैसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। एल्वुलर मेम्ब्रेन सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ना यहाँ पे एल्वोलाई और वेसल्स के बीच में पहले फ्लूइड प्रेजेंट, यहाँ पे फ्लूइड then blood vessels, endothelial cells, endothelial cells, एंडोथीलियल सेल्स। अब कैसे यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कैसे ऑक्सीजन लिया जाएगा। जब ऑक्सीजन डिफरेंट कंडक्टिंग पार्ट से ये होकर आते हैं तब ऑलमोस्ट वो फिल्टर हो चुके हैं और वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्हें कर दिया गया है। अब फाइनली जो यहाँ पे ऑक्सीजन जब एल्वुलाई में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। पूरे एल्वुलाई में ऑक्सीजन फिल्ड रहेंगे। तो क्या हो सकता है कि बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ये इजिली हाई प्रेशर, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्वुलाई का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू वेसल में। अब वेसल में जब यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सबसे पहले वेसल्स में जो आरबीसीज प्रेजेंट होंगी इनके पास आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें एल्वुलाई में चले आते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज कर जाते हैं ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे इन बेसमेंट और इंटरस्टिशियम और फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, ये एंडोथीलियल सेल्स ऐसे होते हैं कि ये खुद ही मूव कर जाते हैं और यहाँ पे इनकी शिफ्टिंग हो जाती है और जब शिफ्टिंग हो गई तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आरबीसी के पास एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हाई ऑक्सीजन का अमाउंट है तो हाई प्रेशर होगा ऑक्सीजन का और डिफ्यूजन भी हाई होगा। डिफ्यूजन के बाद जब जितने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ना, ट्रांसपोर्ट करने के बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ, आरबीसी पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है आरबीसी के पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये आरबीसीज किससे ऑक्सीजन से बाइंड
जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद ये, क्योंकि ब्लड वेसल है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट सेल में यहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जा रहा है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, और फाइनली ये क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जा रही है ना। इस इतने प्रोसेस से दैट मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन की कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अब ये कार्बन के ऑक्साइड्स कहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे? इन साइटोप्लाज्म। अब ये, क्योंकि ये सेल्स भी सराउंडेड है इसी ब्लड वेसल से और कैपिलरी से, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे आरबीसी जो ऑलरेडी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड किए हुए हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब बाइंड किए हुए हैं तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन लो प्रेशर। तब क्या होगा कि ये आरबीसी से बाइंड कर जाएंगे और यहाँ पे ये रिलीज हो जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसे फिर से कंबशन में यूज कर लिया जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जब आरबीसी से बाइंड कर जाएंगे तब आरबीसी इसी रेस्पिरेटरी और इसी ब्लड वेसल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे आरबीसी किसके साथ, आरबीसी प्रेजेंट होंगे विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन क्योंकि हाई इन अमाउंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में, तो दैट मीन्स कि कार्बन का प्रेशर बहुत कम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हाई अमाउंट होने की वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है, और फाइनली ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे बाइंड कर जाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड, देन इंटरस्टिशियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये किसमें, एल्वेलाई में आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे रिलीज्ड आउट हो जाएंगे। तो इतनी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस एल्वेलाई के अंदर होता है, इसलिए एल्वेलाई को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी पार्ट, क्योंकि मेन जो रेस्पिरेशन है दैट इज ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करना। तो ये ये कहाँ प्रोसेस होगा, एल्वेलाई के विद इन एल्वेलाई होगा ना। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इन नेक्स्ट क्लास।